Hello everyone, a very warm welcome to Study IAS. I hope you all are doing well. मेरा नाम है तन्वी शर्मा और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ क्लियर प्रीलिम्स 2022 की सीरीज में जिसका टारगेट है 5 जून 2022। इस दिन है प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन एंड इस एग्जामिनेशन के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहें। इस सीरीज के थ्रू हम यही करने वाले हैं। वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ऑल द करंट अफेयर्स दैट वर इन द न्यूज़ एंड डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड, सोशल इश्यूज से रिलेटेड, पॉलिटी में क्या क्या चेंजेस आए हैं, सब चीज़ें हम धीरे धीरे यहाँ पर कवर कर रहे हैं। आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो इकोनॉमी से रिलेटेड हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारे ज़रूरी हैं, तो इस पूरे लेक्चर को ध्यान से देखिएगा। ऑल्सो मैक्सिमम बेनिफिट उठाने के लिए नोट ज़रूर बनाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। उससे पहले रीच योर आईएएस ड्रीम विद अनअकैडमी। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है ईस्टर स्पेशल ऑफर, जहाँ पे अगर आप 12 महीने का आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 3 मंथ्स फ्री मिलेगा, 18 महीने पे भी 3 मंथ्स फ्री मिलेगा, 24 महीने पे आपको 6 मंथ्स फ्री मिलेगा एंड 36 महीने में आपको 6 महीने फ्री मिलेगा। आपको यूज करना है डिस्काउंट कोड स्टडी IAS और उससे आपको मिल जाएगा 10% ऑफ। तो हरी आप, ऑफर बहुत कम टाइम के लिए वैलिड है। जल्दी से अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए एंड अनअकैडमी के साथ पढ़िए, अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा बेहतर बनाइए। यूपीएससी सीएससी मेगा कॉम्बैट भी आपके सामने आ गया है। प्रीलिम्स 2022 की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। अनअकैडमी लाइट भी आपके लिए है यहाँ पर, जहाँ पे आप टेस्ट सीरीज अवेल कर सकते हैं। दे आर स्पेशली क्यूरेटेड बाय टॉप एजुकेटर, कंप्लीट सिलेबस कवरेज होती है, इन डेप्थ परफॉर्मेंस एनालिसिस होता है। 50K प्लस एनरोलमेंट इसमें हो चुके हैं, मतलब आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग इसको ले रहे हैं, बच्चे ले रहे हैं, उनको फ़ायदा भी हो रहा है। 4.6 प्लस रेटिंग मिली है बाय द टॉपर्स, तो आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। अपकमिंग बैचेस ये सब आपके सामने, इनको आप देख लीजिए एंड गेट स्टार्टेड विद 0% EMI टुडे एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अनअकैडमी। चलिए ये आप देख सकते हैं, ये भी आ रहा है फ्री एंड कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम फॉर यूपीएससी सीएससी 2021। अगर आपका इंटरव्यू है तो आप इसमें भी देख सकते हैं, अगर आपको कोई फ़ायदा होगा तो ज़रूर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ, दैट इज़ नेशनल असेस रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। गवर्नमेंट ने रिसेंटली क्लियर किया 30,600 करोड़ गारंटी प्रोग्राम फॉर सिक्योरिटीज टू बी इशूड बाय रिसेंटली इनकॉर्पोरेटेड NARCL या नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। अब ये न्यूज़ के अंदर था तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है जानना कि ये है क्या। अब देखो इस न्यूज़ से क्या हुआ, इट हेल्प दिस पर्टिकुलर कंपनी to acquire stress asset worth of 2 lakh करोड़ from balance sheet of the banks। अब देखो ये जो NARC है ये क्या है, ये एक कंपनी है विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट, ठीक है, कंपनीज एक्ट के तहत ये वर्क करती है एंड इट हैज अप्लाइड टू RBI फॉर अ लाइसेंस एज एन असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ये एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन की कंपनी की तरह काम करेगी एंड ये जो पर्टिकुलर कंपनी है NARCL, ये इंडिया डेब्ट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड के साथ मिलकर बैड बैंक स्ट्रक्चर बनाती है। बैड बैंक स्ट्रक्चर या बैड बैंक का क्या मतलब है? बैड बैंक एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है जो कि बेसिकली अगर कोई भी बैंक के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं या स्ट्रेस एसेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं तो उनको मदद करती है जिससे वो रिकवर कर सकें एंड वो ये डिफॉल्टर्स के चक्कर में ना पड़कर वो सारी जो अपनी प्रॉब्लम्स हैं वो इनको दे दें, इनको सेल ऑफ कर दें एंड वो अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान दें। ये मेन काम है बैड बैंक्स इस स्ट्रक्चर का। ऑल्सो ये ध्यान रखता है कि जो बैलेंस शीट होती है वो ठीक रहे बैंक्स की, क्योंकि जो उनकी बैलेंस शीट होती है उसमें एसेट एंड लायबिलिटीज जो साथ साथ चलती रहती हैं वो अगर डिस्टर्ब हो जाती हैं तो पूरी जो बैंक है उसका प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है एंड लोग क्या कर रहे हैं, लोग अगर लोन लेते चले जा रहे हैं बैंक से बट वो उसको रीपे नहीं कर रहे हैं, उसको वापस नहीं दे रहे हैं तो बैंक्स डूबेगा ही, ठीक है। तो इस सिचुएशन से बचाने के लिए बैड बैंक आता है या एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी आती है। तो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और IDRCL मिलके बैड बैंक स्ट्रक्चर
बना रहे हैं, ये आपके लिए जरूरी है। अब ये जो बैंड बैंक स्ट्रक्चर है, ये चीज याद रखना, दे आर नॉट इन्वॉल्व इन लेंडिंग, कोई पैसा नहीं देते हैं या कोई डिपॉजिट नहीं लेते हैं। ये एआरसी या एसेट मैनेजमेंट कंपनी की तरह ही वर्क करते हैं। मेन काम यही है बैड लोन्स फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स को लो एंड उसको उसके बाद रिकवरी पर ले जाओ। ठीक है, ये इनका मेन काम है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन का इनका मेन काम है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन का यही मतलब है कि क्या कर रहे हैं, वो जो स्ट्रेस एसेट्स हैं उनको ले रहे हैं, उसको रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले ये जो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, ये क्या करती है, ये परचेज करती है बैड लोन्स को फ्रॉम द बैंक्स। इन्होंने क्या किया, परचेज कर लिया बैड लोन को। उसके बाद दे विल पे 15% ऑफ द एग्रीड प्राइस इन कैश एंड द रिमेनिंग 85 विल बी फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी रिसिप्ट। दिस इज हाउ दे प्रोसीड। एंड उसके बाद जब एसेट्स आर सोल्ड विद द हेल्प ऑफ आईडीआरसीएल, ये जो आईडीआरसीएल है ये क्या करती है, ये मेजरली हेल्प करती है कि उनको हम आगे सेल ऑफ कर सके। उसके बाद जब वो सेल ऑफ हो जाता है, द कमर्शियल बैंक विल बी पेड बैक द रिमेनिंग अमाउंट, जिससे उनको भी थोड़ा सा फायदा हो जाए। एंड इफ द बैड बैंक इज अनेबल टू सेल द बैड लोन, वो नहीं सेल कर पा रहे हैं उसको या फिर उन्होंने लॉस में उसको सेल किया है, गवर्नमेंट गारंटी विल बी यूज्ड। एंड गवर्नमेंट गारंटी जो है वो 5 साल तक के लिए वैलिड रहती है। ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो उनको पैसा पे करेगी अगर कोई भी इशू ऐसा कुछ आता है। तो मतलब ये पूरा एक आप देखिए ध्यान से, ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि बैंक्स को अच्छा करने के लिए लाया है, उनको ठीक करने के लिए लाया है, उनकी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आया है। अब देखो इसी को जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पास बार बार क्या आता है, वी अगेन एंड अगेन अंडरस्टैंड अबाउट नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो हमें पता होना चाहिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट होते क्या। देखो कोई भी लोन या कोई भी एडवांसेस दैट आर डिफॉल्टेड, ठीक है, उनको वापस नहीं किया गया है, बैंक से ले लिया है पर उनको वापस नहीं दिया है, शेड्यूल रहता है उनका पेमेंट, या प्रिंसिपल शेड्यूल है या फिर उनका जो इंटरेस्ट है वो शेड्यूल है। ठीक है, एंड लोन पेमेंट हैव नॉट बीन पेड मिनिमम फॉर 90 डेज, तो उनको हम क्या कह देते हैं, उनको हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कह देते हैं कि वो ऐसे खतरे के एसेट्स हो गए हैं जो कि कहीं ना कहीं बैंक्स की जो वर्किंग है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। अभी देखो ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होते हैं इनको भी हम 3 में क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले होता है सब स्टैंडर्ड। सब स्टैंडर्ड का क्या मतलब है, सब स्टैंडर्ड का मतलब है कि दीज एसेट्स हैव रिमेन्ड एनपीए फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। ठीक है, 12 मंथ से या कम या फिर 12 मंथ जितना तक अभी तक इसको वापस नहीं दिया गया है, इसका जो पेमेंट है वो वापस नहीं किया है, उनको क्या कहते हैं, हम सब स्टैंडर्ड एसेट कैटेगरी में रखते हैं। उसके बाद आते हैं डाउटफुल। डाउटफुल हम किनको कहते हैं, इफ एसेट इन द सब स्टैंडर्ड कैटेगरी फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। ठीक है, मतलब स्टेप स्टैंडर्ड का ही एक पार्ट है डाउटफुल। जब 12 मंथ हो जाते हैं मतलब 1 साल हो जाता है, उनको हम क्या कहते हैं, डाउटफुल एसेट कहते हैं कि अब पता नहीं ये वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, दे आर डाउटफुल। एंड एक होते हैं लॉस एसेट्स, मतलब 12 महीने से भी ज्यादा हो गए हैं, उसका कोई ना प्रिंसिपल आया है ना उसका इंटरेस्ट आया है, इसका मतलब ये है कि उसकी रिकवरी के चांसेस भी बहुत कम है और कहीं ना कहीं वो एक लॉस एसेट मान लिया जाएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ एनपीएस आर क्लासिफाइड। तो यहाँ पर बैंक की स्थिति अच्छी करने के लिए, ठीक करने के लिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का या फिर बैड बैंक स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ द बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ये लेंगे एंड हेल्प करेंगे जिससे वो क्लीन अप कर सके उनकी बैलेंस शीट को, एसेट एंड लायबिलिटीज को मैनेज कर सके। दिस इज ऑल अबाउट नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। चलिए मूव ऑन करते हैं आगे। यहाँ पर ये एसेट्स नहीं है, दिस इज एसेट। ठीक है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एसेट्स, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। चलिए मूव ऑन करते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज को लेंडिंग मॉडल। देखिए को लेंडिंग मॉडल क्या है, सबसे पहले तो न्यूज में क्या था, न्यूज में ये था कि एसबीआई रिसेंटली साइन किया है एग्रीमेंट विद अडानी ग्रुप। ठीक है, अडानी कैपिटल यानी एक एनबीएफसी है, टू फॉर्म अ को लेंडिंग पार्टनरशिप। अब देखो ये को लेंडिंग पार्टनरशिप क्या है, कहीं ना कहीं आप जॉइंटली कोशिश कर रहे हो लोगों को क्रेडिट देने का, लोन देने का, जॉइंटली एक साथ मिलकर आप दे रहे हो। अब एक साथ मिलकर अगर आप उनको पैसा दे रहे हो तो कहीं ना कहीं एक साथ मिलकर ही आपको रिस्क भी शेयर करना पड़ेगा और एक साथ मिलकर ही आपको रिवॉर्ड भी शेयर करना पड़ेगा। सिंपल भाषा में को लेंडिंग इज दिस ओनली। अब ये क्यों आया, ये इसलिए आया जिससे बैंक और एनबीएफसी
साथ में मिलकर लैंडिंग कर सकें, यानी लोन प्रोवाइड कर सकें प्रायोरिटी सेक्टर को। ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर का क्या मतलब है? प्रायोरिटी सेक्टर का मतलब है कि जैसे एग्रीकल्चर हो गया, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस हो गया, एमएसएमईज हो गया, या फिर एक्सपोर्ट क्रेडिट या एजुकेशन, हाउसिंग हो गया, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, अभी तो रिसेंटली स्टार्टअप्स, सोलर ग्रिड्स, फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ठीक है, ये सब भी इसके अंदर इंक्लूड हो गए, ये सब प्रायोरिटी सेक्टर्स में आते हैं। तो इनको क्या कर सके, इनको हम पैसा प्रोवाइड कर सके, लोन प्रोवाइड कर सके। मेन एम ही इनका ये है कि इंक्रीज करो क्रेडिट को टू दी अनसर्व्ड, जिनको सर्व नहीं हुआ है, जिनको चीजें नहीं पहुंच पाती, हेल्प नहीं पहुंच पाती, या अंडर सर्व, जितनी मिलनी चाहिए उतनी नहीं पहुंच पाती है सेक्टर में, वहां तक आप क्या करो, वहां तक आप लोन प्रोवाइड करने की कोशिश करो, उनको हेल्प करने की कोशिश करो। अब इस को लेंडिंग मॉडल के अंदर बैंक्स आर परमिटेड टू को लेंड विद ऑल रजिस्टर्ड एनबीएफसीज। ठीक है, सारी रजिस्टर्ड एनबीएफसीज के साथ क्या कर सकते हो, एग्रीमेंट के अंदर जो बैंक्स हैं वो आ सकती है। एंड एनबीएफसीज हैव टू रिमेन एटलीस्ट 20% शेयर ऑफ द इंडिविजुअल लोन इन देयर बुक। ठीक है, एटलीस्ट 20% एनबीएफसी का भी होना चाहिए शेयर उसके अंदर। NBFC act as a single point of interface for the customer and tripartite, इसमें एक आपको एग्रीमेंट देखने को मिलेगा। अब देखो ट्राइपार्टाइट क्यों है, एक तो हो गया बैंक, एक तो हो गया NBFC, और एक हो गया आप जिनको दे रहे हो। ठीक है, तो एक तरीके का ये ट्राइपार्टाइट है, एक में आ गए कस्टमर। दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलरली वर्क। अब देखो हमने प्रायोरिटी सेक्टर की बात करी, तो वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड अबाउट प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। ठीक है, दैट इज PSL। ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। अब देखो ये जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होते हैं, ये वो नॉर्म्स हैं जो कि कमर्शियल बैंक्स इंक्लूडिंग फॉरेन बैंक्स के लिए आया है कि उन्हें 40% ऑफ देयर लोन आप उन्हें स्पेसिफाइड सेक्टर को देने होंगे। यही वाले सेक्टर जिनकी हमने अभी अभी बात करी, एग्रीकल्चर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एक्सपोर्ट क्रेडिट, इन सबको 40% तो देना ही होगा। ठीक है, सिमिलरली जब हम रीजनल रूरल बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करते हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सबके लिए 40% नहीं है। RRBs एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए इट इज 75%। ठीक है, इट इज मोर, क्योंकि कहीं ना कहीं रीजनल रूरल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये तो खुद ही इसलिए आया कि कहीं ना कहीं ये ऐसे तबके को लोन प्रोवाइड कर सकें जिन तक जो बड़े बड़े बैंक्स हैं वो नहीं जा पाते। ठीक है, तो इनके लिए ज्यादा है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का जो शेयर है। दिस वॉज ऑल अबाउट को लेंडिंग मॉडल। आज आप देखेंगे कि आज हम क्या कर रहे हैं, टॉपिक तो हमारे पास हैं बट उनके साथ रिलेटेड सब टॉपिक्स भी हमारे पास बहुत सारे। जैसे पीछे जो हमने बात करी उसके साथ हमने ARC यानी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को समझा, NPA को समझा। यहाँ पे हम को लेंडिंग मॉडल की बात करते हैं तो वी आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर सीरीज विल गो। यहाँ पर हम जो करंट अफेयर में है उसकी तो बात कर ही रहे हैं, वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि हमारे बेसिक्स में क्या है। बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में, दैट इज एडिशनल टियर 1 बॉन्ड्स। देखो हुआ क्या, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रेज किया 4000 करोड़ वाया एडिशनल टियर 1 बॉन्ड। इतना सारा पैसा उनको मिला है इस बॉन्ड के द्वारा, तो इसीलिए हमारे लिए जरूरी हो जाता है जानना कि एडिशनल टियर 1 बॉन्ड होता क्या है। देखो सबसे पहले तो बॉन्ड को समझो। बॉन्ड एक तरीके की इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी है जहां पर जो इन्वेस्टर है, ठीक है, जो इन्वेस्टर होगा वो क्या करेगा, इट विल लेंड मनी टू अ कंपनी या फिर गवर्नमेंट को वो पैसा देंगे फॉर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम, एंड उसके एक्सचेंज में उन्हें रेगुलरली क्या मिलता रहेगा, उनको मिलता रहेगा इंटरेस्ट। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। वंस द बॉन्ड रीचेस अ मेच्योरिटी, जो उसका टाइम होगा, सपोज उसका 6 महीने है, 9 महीने है, या 10 महीने है, या 12 महीने है, जैसा भी है, ठीक है, एक साल है, 2 साल है, जैसा भी है, कोई भी मेच्योरिटी है उसकी, द बॉन्ड इशूअर रिटर्न दी इन्वेस्टर्स मनी। ठीक है, उनको वापस से उनका जो पैसा है वो दे दिया जाता है। दिस इज हाउ अ बॉन्ड वर्क। अब देखो एक और चीज याद रखना आप, ये बेसिक्स का पार्ट है, ऑल्सो इससे क्वेश्चन आ सकता है कि जो बॉन्ड के प्राइजेस होते हैं they are inversely proportional to the interest rate। ठीक है, ये चीज आप याद रखना। अब देखो एडिशनल टियर 1 बॉन्ड की बात करते हैं। ये जो टाइप के जो बॉन्ड्स होते हैं, सबसे पहले तो ये कहीं ना कहीं परपेचुअल बॉन्ड्स हैं।
अनसिक्योर्ड है एंड इनका कोई प्री डिटरमाइंड मेच्योरिटी डेट नहीं होता है कि इतने महीने बाद इसकी मेच्योरिटी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। तो अब आप सोचेंगे कि इसका कोई मेच्योरिटी डेट नहीं है तो क्या करो, आप पैसा लो और उसके बाद वापस ही नहीं करो कभी। पर ऐसा नहीं है, इसके अंदर एक ऑप्शन है जिसको हम कहते हैं कॉल ऑप्शन। ठीक है, ये जो कॉल ऑप्शन है ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कॉल ऑप्शन गिव करता है इशुअर को ऑफ 81 बॉन्ड्स, यूजुअली जो कि बैंक्स होते हैं, दी राइट टू बाय दीज बॉन्ड्स बैक फ्रॉम द इन्वेस्टर। फिर से उन बॉन्ड्स को वापस ले लेना, ये राइट उनका है, इशूअर का है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि ये जो बॉन्ड का जो प्रोसीजर है इसको पूरे करने के लिए एक इसके पास यहाँ पे प्रावधान है, यहाँ पे ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि आप इनडेफिनेट टाइम के लिए आप बॉन्ड दे दो और उसके बाद आप पैसे ले लो और उसके बाद कुछ होगा ही नहीं, वापस से पैसे मिलेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, अब द इशुअर ऑफ सच बॉन्ड मे कॉल और रिडीम द बॉन्ड इफ इट इज गेटिंग मनी एट अ चीपर रेट स्पेशली व्हेन इंटरेस्ट रेट आर फॉलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं रिडीम करने का भी ऑप्शन है। The holders of the 81 bonds do not have a put option, which means investor cannot return these bonds to the issuing bank and get back the principal amount। ठीक है, इसका जो प्रावधान इसके अंदर नहीं है। तो ये बॉन्ड्स के बारे में आपको मेनली ये पता होना चाहिए कि परपिचुअल हैं एंड हायर रिस्क है, इनका कोई प्री डिटरमाइंड इनकी कोई डेट नहीं है एंड हायर रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स मिलता है, इसलिए कहीं ना कहीं लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। एंड बैंक इशू दीज बॉन्ड्स टू रेज कोर इक्विटी, जैसे कि हमने अभी अभी बात करी कि एसबीआई ने इसके थ्रू 4000 करोड़ जो पैसा है उसको रेज किया है। कहीं ना कहीं एसबीआई को इसने बहुत ज्यादा मदद करी है। दिस वाज ऑल अबाउट एडिशनल टियर 1 बॉन्ड्स। बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में, दैट इज ग्रीन बॉन्ड्स। देखो ग्रीन बॉन्ड्स बहुत इजी है समझने। कहीं ना कहीं जो ग्रीन बॉन्ड्स हैं नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये ऐसे टाइप के बॉन्ड हैं जो कि पर्टिकुलरली ग्रीन यानी इन्वायरमेंट से रिलेटेड इशू करे जाते हैं। ठीक है, एक तरीके का डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम ग्रीन प्रोजेक्ट्स को फंड कर सकें, इसलिए ये पर्टिकुलरली आते हैं। अब देखो ग्रीन प्रोजेक्ट्स में क्या क्या आएगा, ग्रीन प्रोजेक्ट्स में आ जाएगा जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे कि क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, जैसे कि वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड हो रहा है, ठीक है, या सोलर एनर्जी से रिलेटेड हो रहा है। ये सब क्या है, ये सब ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं। तो इनके लिए जो ग्रीन बॉन्ड होता है ये पर्टिकुलरली आता है, इसलिए इसको हम क्लाइमेट बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, एंड बॉन्ड्स ट्रेडिशनली पेड एट अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट टू द इन्वेस्टर, तो कहीं ना कहीं ये सेफ भी होते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट ग्रीन बॉन्ड्स, ज्यादा इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। ये बेसिकली न्यूज में इसलिए था क्योंकि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक लेंडिंग नॉन परफॉर्मिंग एक लेंडिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, एक एनबीएफसी है इन द पावर सेक्टर। उसने सक्सेसफुली इशू किया फर्स्ट यूरो ग्रीन बॉन्ड को, ठीक है, जिसकी मेच्योरिटी टाइम था 7 साल। इसलिए कहीं ना कहीं ये न्यूज के अंदर था कि एक एनबीएफसी इसको लेकर आई है एंड फर्स्ट एवर यूरो डोमिनेटेड ग्रीन बॉन्ड इशुएंस फ्रॉम इंडिया हमें इसके अंदर देखने को मिला, इसीलिए ये थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट प्रोजेक्ट से रिलेटेड ये कहीं ना कहीं आते हैं। एंड ग्रीन बॉन्ड जो होते हैं दे मे ऑल्सो ऑफर टैक्स इंसेंटिव सच एज टैक्स एग्जेम्पशन या टैक्स क्रेडिट्स, ठीक है, जिससे अट्रैक्ट कर सके इन्वेस्टर्स को, इसलिए ये सब का प्रावधान भी इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। चलिए बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में, दैट इज अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम। देखो इंडिया में क्या हुआ, 8 मेजर बैंक्स ने रिसेंटली ज्वाइन किया अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क को, यानी AA नेटवर्क को, दैट विल अनेबल कस्टमर टू इजीली असेस एंड शेयर देयर फाइनेंशियल डेटा। ठीक है, इजीली असेस भी कर सकते हैं एज वेल एज शेयर कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल डेटा को। अब ये देखो ये जो AA फ्रेमवर्क है ये एक आरबीआई के द्वारा बनाया गया है, एक इंटर रेगुलेटरी डिसीजन लिया गया आरबीआई ने एंड ऑल्सो विद अदर रेगुलेटर जैसे कि सेबी, इरडा, पीएफआरडीए, इन सब ने मिलकर ये लेकर आए हैं थ्रू एन इनिशिएटिव जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। ये आप देख लीजिए, इसकी मदद से ये आया है। अब ये आरबीआई रेगुलेटेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है
एंड ये प्रोवाइड करती है कस्टमर को, जिससे वो असेस कर सके डिफरेंट फाइनेंशियल सर्विसेज को फ्रॉम वेरियस प्रोवाइडेड ऑन अ सिंगल पोर्टल। ठीक है, सिंगल पोर्टल मतलब आप देख सकते हैं कि आप बहुत सारी चीजें कर रहे हो, डिफरेंट फाइनेंशियल सर्विसेज को आप अवेल कर रहे हो थ्रू अ सिंगल पोर्टल इसके अंदर। ठीक है, यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। अब इसको हम ध्यान से देखें तो इसके अंदर हमें एक 3 टियर सिस्टम देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये जो 3 टियर सिस्टम है इसके अंदर सबसे पहले आता है अकाउंट एग्रीगेटर, फिर आते हैं FIP यानी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स, फिर आते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर्स यानी FIU। अब डेटा जो होता है दैट इज ट्रांसमिटेड थ्रू दी AA यानी अकाउंट एग्रीगेटर इंस्क्रिप्टेड वे में ये जाता है, एंड दे आर नॉट अलाउड टू बेसिकली स्टोर, प्रोसेस या सेल कस्टमर डेटा। ठीक है, इनके पास जो डेटा होता है जो इनक्रिप्टेड होता है ये उसको स्टोर नहीं कर सकते, प्रोसेस नहीं कर सकते, ना ही सेल कर सकते। ठीक है, बट इनसे क्या होता है फाइनली हमें आगे जाता हुआ नजर आता है जो डेटा होता है हमारा, जैसे कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स हो गए, बैंक हो गए, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस प्रोवाइडर, ब्रोकेज हाउसेस, टैक्स GST प्लेटफॉर्म। यहाँ पर क्या है, हमें डेटा की जरूरत है। ये लोग क्या करते हैं, दे होल्ड कस्टमर डेटा, क्योंकि ये हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इनके पास कहीं ना कहीं यहाँ पर जो डेटा होता है वो आता है, इनके पास डेटा होता है। अब हम इसकी बात करें, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर्स की बात करें, ये कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स से जो डेटा होता है उसको कंज्यूम करते हैं, जिससे फर्दर जो सर्विसेज हैं वो हमें प्रोवाइड हो सके। फॉर एग्जाम्पल इनको क्या करना है, हमें किसी इंसान को लोन देना है। ठीक है, अब देखो ये किसी को ऐसी तो लोन नहीं दे देंगे, इनको भी जरूरी है जानना कि किसी का पीछे का बैकग्राउंड क्या है, किसी ने कोई बैंक से लोन लिया और वापस नहीं दे पाया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इससे क्या करेंगे, ये जज करेंगे इंसान को कि वो इतना केपेबल है कि नहीं कि हम उसको अगर लोन देते हैं तो वो हमें वापस रीपे कर सके। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर्स इसी के थ्रू क्या करते हैं, इनके थ्रू जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको कंज्यूम करते हैं, एंड दिस इज हाउ दे वर्क। ठीक है, बैंक जो होता है वो दोनों का काम करता है, अगर आप ध्यान से देखो, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर का भी काम करता है एज वेल एज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर का भी काम करता है, एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब एप्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं, बेसिकली 4 ऐसी ऐप्स हैं जिनको RBI ने रिकॉग्नाइज किया है, जहां पर ये जो फैसिलिटी है ये कंज्यूमर के लिए प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम। चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज PCA प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। देखो हमें क्या देखने को मिला कि जो बैंक्स हैं वो बहुत ज़्यादा परेशानी में चले गए, उनके जो NPAs हैं वो बढ़ गए, स्ट्रेस एसेट्स हैं वो बढ़ गए, एंड इस स्थिति से बचने के लिए एक प्रिवेंटिव हमें देखने को मिलता है कि जो RBI है वो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लेकर आता है। इट इज़ अ मैकेनिज्म अंडर विच करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं अंडरटेकन ऑन द बैंक्स बाय RBI। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकर्स बैंक जो होता है वो इस चीज को देखता है। इसके अंदर RBI पुट इन प्लेस सम ट्रिगर पॉइंट्स टू असेस, मॉनिटर एंड कंट्रोल वीक बैंक्स। ठीक है, अगर कोई बैंक की स्थिति ठीक नहीं है, उसके NPA बढ़ रहे हैं, उसका जो रिस्क एसेट्स हैं, जो रिस्क वेटेड एसेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, Tier 1 रेशो बहुत ज़्यादा कम है, तो इस समय पे क्या करेगा RBI, कुछ उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देगा। जैसे कि RBI उनको कह देगा कि आप क्या करो, फर्दर अपनी ब्रांचेस को एक्सपैंड नहीं करो, आपकी ब्रांचेस एक्सपैंड होगी तो स्थिति और भी ज़्यादा खराब होगी। और क्या कर सकते हैं कि आप ज़्यादा लोगों को लोन्स मत दो, एक कैपिंग लगा दी। कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनके जो डायरेक्टर्स हैं, जो मैनेजमेंट है उसमें कमी है, तो RBI उनके मैनेजमेंट को, डायरेक्टर को भी रिकंसिडर कर सकती है। दिस इज हाउ RBI डू वर्क इन प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। अब एक बारी इफ PCA इज ट्रिगर्ड बाय द रेगुलेटर, द बैंक फेसेस रिस्ट्रिक्शन ऑन स्पेंडिंग मनी, ओपनिंग ब्रांचेस, रिक्रूटिंग स्टाफ, गिविंग इंक्रीमेंट टू द एम्प्लॉइज। हर चीज़ देखी जाती है, RBI हर चीज़ को देखती है, एंड इस तरीके से देखती है कि RBI क्या कर सके, सिचुएशन को और भी ज़्यादा बेटर कर सके। अब देखो रिसेंटली इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है ये कि अभी अभी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जो है इसमें बदलाव आए हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या है, बोला जा रहा है कि जो नया जो बदलाव है उसमें NBFCs भी इंक्लूड होंगी, चाहे वो डिपॉजिट टेकिंग हो, चाहे वो नॉन डिपॉजिट
टेकिंग हो, ठीक है, वो भी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंडर आ सकती है। अगर वो भी स्ट्रेसफुल हो रही है, अगर उनकी भी सिचुएशन खराब हो रही है, तो बैंक्स उनको भी ध्यान से देखने वाले हैं, उनको भी कंसिडर करने वाले हैं। बट देखो ये जो एनपीएफसी वाला जो सिचुएशन है, ये अक्टूबर 2022 से लागू होगा, तो अभी ये लागू नहीं हुआ है। ठीक, चलिए अब देखो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंदर मेजरली अभी आरबीआई क्या देखती है। ऑल्सो देखो पहले क्या था, पहले रिटर्न ऑन एसेट भी देखा जाता था, बट अब इसको एक्सक्लूड कर दिया गया है। अब क्या देखा जाता है, अब देखा जाता है CRAR, दैट इज रिस्क वेटेड एसेट्स जो होता है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स। उसके बाद टीयर 1 रेशो, फिर नेट जो एनपीएज होते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, दीज आर द 3 थिंग्स विच आरबीआई सी। एंड उसके बाद आरबीआई देखता है कि कोई बैंक ठीक है कि नहीं, उसकी स्थिति ठीक है कि नहीं, एंड उसके बाद आरबीआई प्रोसीड विद द डिसीजंस दैट दे वांट टू टेक। अब देखो एक और चीज है, आरबीआई ये भी बात कर रही है कि इन्हीं के लिए क्यों रीजनल रूरल बैंक्स भी जो हैं वो भी कहीं ना कहीं सिचुएशन में आ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं इनके लिए भी एक सेपरेट पीसीए फ्रेमवर्क लाने की बात करी जा रही है, इस समय चल रही है कि इनके लिए भी एक अलग लेकर आओ। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज सोवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2021-2022। आरबीआई ने अनाउंस किया ये न्यू अपडेटेड सोवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को। एंड ये जो पहले है, ये पहले 2015 के अंदर आई थी, एंड ये इसलिए आई थी जिससे कहीं ना कहीं हम हमारी जो डिपेंडेंस है इंपोर्ट ऑफ द गोल्ड के, उसको हम रिड्यूस कर सकें, क्योंकि वो हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। वैसे हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू है वो चलता रहता है, एंड हमारे इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट्स, तो उसको ठीक करने के लिए सोवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम जो है ये आई थी। अब द बॉन्ड विल बी रिस्ट्रिक्टेड फॉर द सेल ऑफ रेजिडेंट्स इन इंडिया, ठीक है, या फिर हमारे जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज हो गए, ट्रस्ट हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गई, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हो गए, ये सब एलिजिबल है इसके अंदर इन्वॉल्व होने के लिए। द बॉन्ड विल बी डिनोमिनेटेड इन मल्टीपल ऑफ ग्राम्स ऑफ गोल्ड, जिसकी बेसिक यूनिट होनी चाहिए 1 ग्राम, है ना। द टेन्योर विल बी फॉर अ पीरियड ऑफ 8 years विद एग्जिट ऑप्शन 5th ईयर। ठीक है, 5th ईयर पे कहीं ना कहीं एग्जिट ऑप्शन का जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड होगी, टू बी एक्सरसाइज्ड ऑन द इंटरेस्ट पेमेंट डेट। मिनिमम परमिसेबल इन्वेस्टमेंट लिमिट की हम बात करें तो वो 1 ग्राम ऑफ द गोल्ड है, वाइल मैक्सिमम लिमिट 4 ग्राम 4 kg तक जाती है फॉर एन इंडिविजुअल, 4 kg फॉर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड 20 kg फॉर ट्रस्ट एंड सिमिलर एंटिटीज। ये अभी रिसेंटली हमें देखने को मिला है। अब देखो इसके द्वारा क्या होगा, कहीं ना कहीं इसके द्वारा हमारी जो डिपेंडेंसी है वो जो इम्पोर्ट्स पे ऑफ द गोल्ड वो ठीक होगी, ऑल्सो लोगों की स्थिति ठीक होगी। देयर इज अ फिक्स इंटरेस्ट रेट ऑन दीज गोल्ड बॉन्ड्स, इजी टू हैंडल है एज कंपेयर टू फिजिकल गोल्ड्स, एंड हाईली लिक्विड है, हाईली लिक्विड फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, एंड इससे बहुत ज़्यादा सहायता होगी ओवरऑल। हम देखें एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये जो कि लिया गया है। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो, आई रियली होप यू एंजॉयड इट। ऐसे ही आप हमारे साथ जो करंट अफेयर्स में जो टॉपिक हैं उनको कवर करते रहिए। आज हमने इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को देखा, आगे हम और सब्जेक्ट्स को देखेंगे। एंड ऐसे ही आप हमारी ये जो सीरीज़ है इसको पसंद करते रहिए, देखते रहिए, इनसे नोट्स बनाते रहिए। नीचे मिल जाएगा आपको लाइक का बटन, उसको दबाना नहीं भूलिएगा। ऑल्सो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको अगर किसी भी टॉपिक में डाउट हो रहा है, आपको उसको बारे में समझना है तो ज़रूर बताइएगा, या फिर आपको एक सेपरेट वीडियो चाहिए किसी टॉपिक के, उसके बारे में भी आप बताइएगा। चलिए, दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू रीशेयर इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो भी इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और उनको छोटे टाइम में बहुत सारे टॉपिक्स याद करने हैं, समझने हैं, रिवाइज करने हैं, तो ज़रूर रिकमेंड करिए। चलिए, दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।